अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने अच्छा। कहा कि हम तैयार थे और हमारे पास भारतीय पक्ष के सभी विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान थी जानकारी भी और थी, वह झूठ वही नहीं बोल लिटरली रहे थे। यार। तो यहाँ दो बातें और हैं जो देखा, बहुत ये बोल भी महत्वपूर्ण रहे, वो बातें हैं। झूठ नहीं बोल रहे थे, उनके एक पास है एक्चुअल में दृश्यता और जानकारी थी। दूसरा हिस्सा है ओ जिसे हम यार। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं। ये केवल तभी संभव है जब Hey guys, welcome back to our channel. So we are back with another reaction video. और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग पाकिस्तान एयरफोर्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। और ये तो हम लोगों को पता है कि यार पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज ना बहुत ज्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली वही चाइना उसको सपोर्ट कर रही है एंड बाकी कंट्रीज भी उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना रही है। सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट exactly. बन गया है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी लीड कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएसए के साथ भी ना ट्रंप ने निकाला कि भाई पाकिस्तान के साथ तो अपना बढ़िया सिस्टम है, तो यार ये चीजें चल रही है। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि है प्रवीण। सोनी, जो फोर्स मैगजीन के संपादक हैं, ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की थी और अच्छा, अब भारतीय शायद सेना से की थी। भारत के सबसे प्रसिद्ध रक्षा विश्लेषकों में से एक हैं। शानदार और यार। हम यह चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या हमें अपने दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ टकराव करना चाहिए या मेल मिलाप की राह अपनानी चाहिए। प्रवीण, क्या मैं कुछ बातें कहकर शुरुआत कर सकता हूं? और फिर मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का अधिकांश हिस्सा आप इन मुद्दों पर बात करेंगे। जब मैं बड़ा हो रहा था और वास्तव में अभी हाल तक हम बात करते थे कि भारत को दो मोर्चों पर सैन्य चुनौती का सामना करना पड़ता है, एक पश्चिम में पाकिस्तान और दूसरा उत्तर में चीन। लेकिन मैंने ऑपरेशन सिंदूर से भी पहले लिखना शुरू कर दिया था। चीनियों ने खुद को लगभग वहीं स्थापित कर लिया है जहां सिकंदर 326 ईसा पूर्व में था, जब उसे वापस लौटना पड़ा था। अब हमारे पास दो मोर्चे नहीं हैं, हमारे पास एक ही मोर्चा है, इस मायने में कि चीन और पाकिस्तान दोनों यानी चिन पाक सिंधु के उस पार हैं और इसलिए हमें दो मोर्चों से नहीं निपटना है। तो फिर हमारे पास एक ही मोर्चा है। अच्छा, एक ही मोर्चा जिस पर है। अगर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को कोई गंभीर खतरा हुआ तो चीनी और पाकिस्तानी दोनों एक साथ खड़े होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तो हो गए भाई, लगभग ये तो हम लोगों को भी हुई है और हम लोगों ने देखा कि कैसे चाइना ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान का। हमारे दर्शकों को देखते हैं कि प्रवीण शाह ने क्या कहते हैं इस बारे में। सिंदूर के दौरान खासकर शुरुआती रात में चीन और पाकिस्तान के बीच किस तरह का सहयोग था। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपको 5 अगस्त 2019 की ओर वापस ले जा सकता हूं? हाँ, ये वही दिन है जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। वही और उसके बाद अगले दिन 6 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की कि अब जम्मू और कश्मीर राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और उन्होंने कहा कि पीओके जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा होगा और अक्साई चिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा होगा। यह बात चीनियों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि वे अक्साई चिन्ह पर भौतिक रूप से कब्जा किए हुए हैं। इसलिए जैसे ही नक्शे सामने आए या बनने वाले थे, जयशंकर विदेश मंत्री 11 अगस्त को वे चीन गए, अपने समकक्ष वांग यी से मिले और उन्हें समझाया कि देखिए, हम जो नक्शे पर कर रहे हैं उससे जमीन पर कुछ भी नहीं बदलेगा। ये न तो नियंत्रण रेखा को प्रभावित करेगा, न ही वास्तविक नियंत्रण रेखा को। लेकिन चीनियों ने कहा, नहीं, आप जो कर रहे हैं वह मानचित्रण आक्रामकता है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। तो सब कुछ वहीं से शुरू होता है। और ये कैसे शुरू होता है कि इस तारीख के बाद से, क्योंकि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत गहरा पर्यवेक्षक रहा हूँ और मैं इसके बारे में लिखता भी रहा हूँ कि 2 बदलाव हुए। क्या हुए वो 2 बदलाव? राजनीतिक स्तर पर था। राष्ट्रपति ठीक है, ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होता है तो एक पॉलिटिकली चेंज तो आएगा और फाइनेंशियली भी आता ही है। तो सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करेगा।
ओके। और जो लोग सैन्य पक्ष को बारीकी से देख रहे थे उन्होंने यह जरूर महसूस किया होगा। पाकिस्तान वायुसेना और चीनी वायुसेना के बीच जो अभ्यास होते थे वे वास्तव में 2012 में शुरू हुए थे, लेकिन अच्छा, 2019 के 2012 बाद में। वे बहुत उन्नत हो गए। अच्छा। तो ये बहुत स्पष्ट था कि अगर कोई और संकट आता है या कोई समस्या होती है तो चीनी पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे, मजबूत चट्टान की तरह। लोहे की तरह। क्या आपने तब भी इसकी कल्पना की थी हाँ, कि पाकिस्तानी कंट्रोल रूम में चीनी कमांडर बैठेंगे और वास्तव में हमारे विमानों के खिलाफ मिसाइलों को निर्देशित करेंगे और विमानों को, चीनी विमानों को हमारे विमानों के खिलाफ निर्देशित करेंगे? हमें बताइए कि भारत के संदर्भ में युद्ध की स्थिति में इस नए पाकिस्तान चीन सैन्य संबंध के प्रकट होने के बारे में क्या हुआ? आप जानते हैं मेरी समझ थोड़ी अलग है। मेरी समझ, जिसे मैंने अपनी किताब द लास्ट वॉर में भी लिखा है, जो 2022 द लास्ट में वॉर आई इन्होंने थी, ये किताब है कि बनाई है। पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। अच्छा। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छी ट्रेनिंग, उपकरणों और उन उन्नत अभ्यासों की वजह से जो उन्होंने साथ में किए हैं, यार इतनी ये सक्षम है कि आप वे इससे सब कुछ अंदाजा खुद ही लगा कर सकते हो कि सकते हैं। कैसे जो एक इंडियन है वो ये लेकिन चीज मान रहे हैं। जहां उन्हें चीनी मदद की जरूरत पड़ी वह था जिसे हम नॉन काइनेटिक क्षमताएं कहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्पेस, अंतरिक्ष क्षमता। इसका मतलब है कि आपको 24 घंटे निगरानी की जरूरत होती है। ठीक है। और यह बात भारत के डायरेक्टर जनरल ने भी स्वीकार की थी जब ऑपरेशन पूरे हो गए थे। एक अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जिन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, वे जानते राजीव थे घई। कि क्या हो रहा है। तो ठीक उनके है। पास पूरी तरह से विजिबिलिटी, दृश्यता का लाभ था, जो भारतीय पक्ष के पास नहीं था। क्योंकि यह बहुत मायने रखता है कि आपको पता हो कि दूसरी तरफ की तैनाती और स्थिति क्या है। इसी वजह से 6 से 7 मई की रात को जब हमने अपना ऑपरेशन किया और उन्होंने अपना काउंटर ऑपरेशन किया, और अगले दिन यानी 8 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तैयार थे और हमारे पास भारतीय पक्ष के सभी विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान थी, जानकारी भी थी। और वह झूठ वही नहीं बोल लिटरली रहे थे। यार। तो यहाँ दो बातें और हैं देखा जो ये बोल भी रहे हैं, वो महत्वपूर्ण झूठ नहीं बोल रहे थे, उनके हैं। पास एक है एक्चुअल में दृश्यता और जानकारी थी। दूसरा हिस्सा है ओ यार। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं। ये केवल तभी संभव है जब आपके पास उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो और आप उस वायुसेना के साथ प्रशिक्षण कर रहे हो जो सबसे आगे है। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि कुछ क्षमताएं होती हैं जिन्हें नॉन काइनेटिक क्षमताएं कहा जाता है, जो काइनेटिक नहीं होती। काइनेटिक क्या है? काइनेटिक वह होता है जब आप प्रभाव डालते हैं, जब आप मिसाइल दागते हैं, जब आप बंदूक चलाते हैं, वह काइनेटिक है। एक नॉन काइनेटिक क्षमता स्पेस क्षमता जैसी होती है। अच्छा, जैसे ठीक जिसे है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है, जिसमें आप दूसरी तरफ के उपकरणों को जैम कर देते हैं। यह एक नॉन काइनेटिक क्षमता है और उनकी यह क्षमता बहुत अच्छी है क्योंकि 2019 में बालाकोट में भी उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत अच्छा नियंत्रण दिखाया था। तो ये सभी सबक भारतीय पक्ष को सीखने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन जो और नहीं हुए। वास्तव में मैं भारत की सैन्य नेतृत्व को दोष नहीं देता, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोग जानते हैं कि संचालन मामलों में बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। ट्रू। युद्ध के मामलों में जब आप विषय को नहीं समझते लेकिन फिर भी पूरी चीज को संचालित करने लगते हैं तो समस्याएं आ सकती हैं। अब इसी संदर्भ में मैं चाहूंगा कि एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए ध्यान को सैन्य कारकों से राजनीतिक कारकों की ओर मोड़ें। सही बात है। उस शुरुआती रात के बाद भारतीय वायुसेना ने दावा किया कि उन्हें बड़ी सफलताएं मिली हैं अगले कुछ दिनों में। ठीक है। हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह विफल रहे, क्योंकि पाकिस्तानियों और चीनियों ने ठीक अगले ही दिन एक साथ आकर कदम उठाया। अच्छा, आर्थिक मतलब और इकोनॉमिकली एक बयान जारी किया जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से जारी किया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद ठीक है। की निंदा की। उन्होंने उस घटना की निंदा की जो पहलगाम में हुई थी।
उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन, वित्त पोषण, हथियारों की आपूर्ति या प्रायोजन कर रहा है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और चीन के समर्थन के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और तब से किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। किसी ने नहीं, सिवाय तालिबान अफगानिस्तान के, जिनकी खुद की पाकिस्तान और नरसंहारकारी इजराइल से समस्या है। ये कूटनीति की पूरी तरह से विफलता है। अब इस संदर्भ में यह देखते हुए कि श्री मोदी ने घोषणा की थी कि ऑपरेशन सिंदूर अनिश्चितकालीन रहेगा, आपको क्यों लगता है कि वे कुछ दिन पहले हुए लाल किले के विस्फोट को लेकर इतने संकोच में हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ है वह यह है कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कुछ रेड लाइंस तय कर दी थी। पहली बात, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका हुआ है। क्या ये सही में है दूसरी क्या? बात जो उन्होंने कही, दुनिया और जो नहीं सबसे सपोर्ट कर महत्वपूर्ण रही है इस चीज उन्होंने को। सार्वजनिक रूप से कहा कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो मेरी राय में अगर उन्होंने यह कह दिया होता कि दिल्ली की यह घटना एक विस्फोट है, ये भाई। विस्फोट, इसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है, इसका मतलब यह है कि फिर भारत की जनता विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उनसे पूछती कि अब यह युद्ध की कार्रवाई है, तो अब आप कार्रवाई करें। तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि आपने सही कहा, उसका एक सैन्य पहलू है। ऑब्वियसली। दूसरी बड़ी बात जो हुई है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं वह यह है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि वो तो काफी है बढ़ ही। गई है और इसके पीछे एक कारण है। तो यही कारण है मेरी राय में, जिसे बहुत ही सावधानी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यार मतलब इस वीडियो से ना हम लोगों को काफी चीजें जानने के लिए मिली है कि कैसे पहले तो ये बोला गया, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो पहलगाम अटैक हुआ था इंडिया में, उसमें जो दुनिया है वो नहीं ये मानती कि पाकिस्तान का हाथ था उसमें। तो लिटरली ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है हमारे लिए बीइंग एन इंडियन। और दूसरी चीज उन्होंने यही बोली कि भाई पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही है। और इन्होंने भी, प्रवीण सावनी है, उन्होंने भी अमेरिका का साथ मेंशन किया है पाकिस्तान के साथ। तो लाइक जैसे कि हम लोगों ने भी यार पिछले काफी वीडियोस देखी है, क्लिप्स देखी है, जहाँ पे हम लोगों को पता लगा कि कैसे अमेरिका है, जो ट्रम्प है स्पेशली, वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ है ना। और इवन अभी जब वॉर के टाइम भी पाकिस्तान ने इंडिया का साथ नहीं दिया था, इवन Exactly. इंडिया के साथ तो ट्रम्प थोड़े चिड़ी रखे हैं बिकॉज ऑफ द रशिया ऑयल। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि जो पाकिस्तान और ईरान है उनकी भी बहुत ज्यादा बनती है, बिकॉज वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज है। वही, और मतलब कि जो ट्रम्प है वो तो उन्होंने तो अभी टैरिफ भी इम्पोज किया है इंडिया पे। उन्होंने ये बोला या तो तेल लेना रशिया से बंद कर लो या फिर टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। तो कहीं ना कहीं नोक झोंक भी बन रही है ट्रम्प और मोदी के बीच। तो यार क्या ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी की बात है? ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।